फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस का एडवांस लेवल बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है और आपको पता है इस एडवांस लेवल के बैच में बिल्कुल एडवांस लेवल की तैयारी आपको कराई जा रही है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की है, काफ़ी सारा कंटेंट नया ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने जो अच्छे लेवल के जो एमसीक्यू हैं अब वो इंक्लूड कर दिए हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं या जिनके तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ साथ साथ। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, उसके एमसीक्यू देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम चलने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, सारे के सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है और उनके बिहाइंड उनके बीच क्या कंसेप्ट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं है कि बस एमसीक्यू है आंसर बता दिया, नहीं। वही चीज जैसे डिटेल में आज तक कराते आऊँ वैसे डिटेल में आपको कराऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन? इनमें से कौन सी ऐसी फेनोमेना है या कौन सा ऐसा कंडीशन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? अधोलिखित में किसका स्पष्टीकरण अति संयुग्मन द्वारा नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट इसमें दिया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, सेकंड दिया स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्री रेडिकल, और फोर्थ इसमें दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो फ्रेंड ध्यान दो, मैंने बताया था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो तो हाइपर कंजुगेशन तक बताई जा सकती है इजीली। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कार्बोकेटायन की होगी। एंड सेम इट इज फॉर सेम द अल्फा फ्री रेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं यहाँ पे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, तो जिस कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड सेम फॉर द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज्यादा अति संयुग्मन के थ्रू हम उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है, सो बोथ हैव द सेम कंडीशंस। ओके, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। एल्कीन में भी फ्रेंड्स एक तरह से ये कंडीशन बिल्कुल सेम है। जो एल्कीन का स्थायित्व है वो भी आप इसी के थ्रू बता सकते हो, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बता सकते हो। एल्कीन का स्थायित्व इजीली बताया जा सकता है कि वाई द एल्कीन्स आर स्टेबल। ठीक, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसे हम नहीं बता सकते बिकॉज जो हाइपर कंजुगेशन है उसके लिए एक कंडीशन है जो कार्बन आयन फॉलो नहीं करते, कि हाइपर कंजुगेशन के लिए एक अनपेयर्ड या फिर मैं कहूं तो ब्लैंक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। जबकि कार्बन आयन में क्या होता है, अगर मैं मिथाइल कार्बो अनायन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, 3 हाइड्रोजन के साथ साथ इसके पास एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर होता है जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एंड देयर इज नो अनपेयर्ड या अन हाइब्रिड या फिर अनपेयर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर एम्प्टी, नो एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इसके पास कोई भी खाली पी ऑर्बिटल नहीं होता जिसमें कोई इसमें से जो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो आ सके। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते। अब देखो, ये तो मिथाइल कार्बन आयन है, इसकी तो वैसे भी नहीं बता सकते। मिथाइल कार्बोकेटाइन भी जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। लेकिन अगर इससे बड़ा भी मैं अगर बनाने लगूं, मान लो मैं CH3CH2 नेगेटिव वाला बनाने लगूं, ये वाला। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है क्योंकि इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो ये गेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लोन पेयर पहले से ही मौजूद है, उसको लेने की जरूरत नहीं है सिग्मा बॉन्ड को। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता। सो डी इसके लिए बिल्कुल सही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी सब चीजें हम बता सकते हैं, दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाल्कीन बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन? इनमें से कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो देखो, इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं आपको ये बताना है जिसमें पॉजिटिव होना चाहिए, कार्बोकेटायन होना चाहिए। ठीक है, और जो कार्बोकेटायन नहीं होगा ऑब्वियसली वही जो होगा अति संयुग्मन के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होगा। तो जल्दी से बता दो कौन सा नहीं होगा। अच्छा, कार्बोकेटायन के थ्रू स्थायित्व होता है, सॉरी स्थायित्व, स्थायी बताना है कौन सा होता है, इनमें से कौन सा होता है ये बताना है। तो इसमें केवल एक ही हो सकता है, ये वाला सी वाला CH3CH2।
पॉजिटिव। अब ये क्यों हो सकता है? बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके पास उसको रखने की जगह भी है। बाकी सब में क्यों नहीं है, उसका एक रीजन सुनो। हम बात करते हैं C6H5CH2 पॉजिटिव का। अब ये जो पॉजिटिव है, इसमें हमारे पास एक फिनाइल जो रिंग है उसके ऊपर एक CH2 है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अगर इसकी स्टेबिलिटी को भी मैं बताऊं तो मैं ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू नहीं बता सकता, बिकॉज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन होना ही हाइपर कंजुगेशन के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है, ठीक है। और जिसके पास अगर कार्बन से जुड़े हुए नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वाले में तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ फिनाइल रिंग है। और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी बताते भी हो तो वो रेजोनेंस के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। वो किसके थ्रू बता सकते हो? रेजोनेंस के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन में नहीं बता सकते। अब रेजोनेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, रिंग में आ जाएगा। सो दिस लीड टू द स्टेबिलिटी। इसे हम कह सकते हैं कि इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। बट वही चीज है कि स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन किया है, बाकी हाइपर कंजुगेशन से नहीं किया, रेजोनेंस से किया है। ओके, सो ये वाला हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मतलब स्टेबल नहीं होता। बात करते हैं CH3CH2 नेगेटिव की। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक कार्बो अनायन है, इथाइल कार्बो अनायन। तो इसको भी हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू नहीं देख सकते, ये भी गलत हो गया। बात करते हैं इस वाले की। अब आपको सर इसमें तो दिख रहे हैं लेकिन इसमें है ही नहीं। आप ध्यान से देखो, CH2 पॉजिटिव, इससे जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर यहाँ पर तीन तीन मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरह से। ये टर्शरी वाला है, ठीक है, मान गए, ये वाला जो ग्रुप कार्बन है वो टर्शरी है। इस वाले कार्बन से क्या ये जो कार्बन है यही तो अल्फा कार्बन होगा? मुझे बताओ, ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। और क्या इस पे कोई हाइड्रोजन है? इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इससे कितने कार्बन जुड़े उससे डिपेंड नहीं करता। CH2 पॉजिटिव जिसके लिए स्टेबिलिटी बतानी है, उससे जिस नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो डी वाले का भी हम नहीं बता सकते बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। समझ गए? बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये चीजें तो लिखते रहा करो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। देखो फ्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट में, रेजोनेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और हाइपर कंजुगेशन में सबसे ज्यादा चीजें यही बताने के लिए आती है कि आपको कंपाउंड्स दे देंगे, उसमें सबसे प्रबल कौन सा है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है, या फिर उनका ऑर्डर दे देंगे। तो वही क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस कराने वाला हूँ ताकि आपकी चीजें अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो इसमें बता दो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, और आंसर आ भी गया, वेरी गुड, यही वाला है, नाइट्रो वाला। नाइट्रो वाला सबसे अधिक अम्लीय है। अब क्यों है ये नाइट्रो वाला? दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोफिनॉल, फॉर बी पैरा नाइट्रोफिनॉल। इट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट के कारण ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर को है वो रिंग में ले आएगा, ठीक है। वहां से तो रेजोनेंस चला। तो दो चीजें एक साथ हो रही है, माइनस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीनना है, जिसके कारण बेंजीन OH से इलेक्ट्रॉन छीनना है, और OH छीनेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने लोन पेयर छीनेगा, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, विच मेक इट एसिडिक, ठीक है। ये हो गया एसिडिक, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बाकी बात करते हैं बाकी सबकी क्या कहानी है इनमें। इनकी कहानी सुनो। OCH3, OCH3 कैसे इफेक्ट दिखाएंगे? देखो OCH3 जो होता है, आपको अगर मैं बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये रेजोनेंस में दे सकता है। सेम CH3 के साथ है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। Br की बात करूं तो ये क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, लेकिन नाइट्रो के कंपैरिजन में बहुत कम दिखाता है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रख लो, अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो इट विल इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है, ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तीन चीजें दी है, नाइट्रो, अमोनिया और CN। अमोनिया नहीं है, ये है NH3 पॉजिटिव वाला आयन है।
ये हैं, इन 3 में आपको बताना है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। देखो, इसमें एक बात समझना, आपको पता होगा नाइट्रो वाला और सीएन वाला, तो ये आपको पता ही होगा। ध्यान देना, ये जो NH3 पॉजिटिव है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, इसके बाद नाइट्रो ग्रुप का है, और सबसे कम इसमें तीनों में, इन तीनों में सीएन का है। ठीक है, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप याद रखना। अब माइनस आई इफेक्ट मान लो NH3 वाले का सबसे ज्यादा है, तो मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि NH3 वाले का जब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये अगर किसी OH वगैरह के साथ जुड़ता है तो ये उसको सबसे ज्यादा एसिडिक भी बना देगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। अति संयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों के कौन से अतिव्यापन शामिल है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। कौन सा अतिव्यापन होता है, कौन से कक्षक अतिव्यापित होते हैं? इसमें होता है बी, दैट इज सिग्मा टू पी। सिग्मा और बी के बीच अतिव्यापन होता है। ठीक है, सिग्मा और पी ऑर्बिटल्स के बीच, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? हमें पता है जनरली जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट भी देखना है, कुछ चीजें और भी देखनी है। उन सबको मिला जुला के इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये आपको बताना है। सोच लो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में पानी पी के। देखो, इसमें समझो, हम बात करते हैं सबसे पहले तो ए वाले के स्ट्रक्चर की। ये हमारा C6H5 होल थ्राइस सी पॉजिटिव, हमें लग रहा है स्टेबल होगा। बिल्कुल है स्टेबल। स्टेबल होने का बढ़िया रीजन भी है कि भाई जो ये कार्बोकेटाइन है इसके पास तीन तीन फिनाइल रिंग है, एक इधर, एक इधर, और एक इधर। ठीक है, तो इस कार्बोकेटाइन के पास तीन तीन फिनाइल रिंग है, एंड इट कैन डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज। है ना, वही चीज, बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग में चला जाएगा, और तीन रिंग है तो अच्छा खासा डिस्पर्स हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता लग गया ये तो स्टेबल है। ठीक, बात करता हूँ CH3 होल थ्राइस की। ये भी सिंपल ही है हमारा बी वाला, CH3 होल थ्राइस सी पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, सी के तीनों साइड CH3 है, इट इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो ये वाला भी अच्छा खासा स्टेबल है, बिकॉज CH3 क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ओके, तो ये वाला भी हमारा स्टेबल है। बात करता हूँ सी वाले की, इट इज द आइसोप्रोपिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल, आइसो नहीं है वैसे ये हमारा तीन प्रोपिल होगी, तो आइसोप्रोपिल नहीं कहेंगे इसे, हम इसको कहेंगे, ये नाम होगा इसका ट्राइसाइक्लोप्रोपिल। ट्राइसाइक्लोप्रोपिल है, तो ट्राइसाइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं बना के बताता हूँ। ये चीज है। अब इसमें देखो, इसमें ये जो साइक्लोप्रोपिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसमें एक खास बात ये है कि ये अपने पी ऑर्बिटल से, जो भी इनके पास पी ऑर्बिटल है, अब ये पी ऑर्बिटल कहां से आओगा ये समझो।
भाई इसमें जो ये साइक्लोप्रोपिल है ना, ये जो साइक्लोप्रोपिल हर एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है। अगर आप देखें तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिड है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, sp3 हाइब्रिड है। तो उनके पास p ऑर्बिटल है। अब उस p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, C पॉजिटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड मेक इट स्टेबल। समझ गए? एक तरह से हमें ये लगता है इसमें चार्ज डिस्पर्स नहीं हो सकता। मैं दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ। हमें ये लगता है कि सैक्लो वाले में चार्ज डिस्पर्स नहीं हो सकता, भाई ये जो पॉजिटिव है वो इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रही है। लेकिन इस वाले खास केस में यही चीज है कि इस वाले केस में ये जो साइक्लोप्रोपिल आ रहा है, साइक्लोप्रोपिल वाले में पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एंड मेक इट स्टेबल। और ये बाकी सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड है, आपको एक और बात बताता हूँ, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको सुनो अब। हमें पता है ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ठीक है, इस तरह से है। इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन और इसके पास भी दो हाइड्रोजन। ठीक है, मुझे बताओ इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मैं सिंपली देखूं तो इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दैट वाई ईच हैज sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड है। अब इनके पास जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह से एस्टेब्लिश होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इस वाले में अपने को डिस्पर्स कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है एंड मेक द डबल बॉन्ड विद द साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इस वाले कंपाउंड की जो रेजोनेंस है, मैं आपको बता दूं, उसे डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। ओके, क्लियर। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। बात करते हैं डी वाले की। ये जो डी वाला है, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, CH और डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अगर चार्ज डिस्पर्स हो तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस से डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो जाएगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, इस वाले के ऊपर चला जाएगा। सो सिंपल, ये तो बस दो ही बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सी होता है। सी विल बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अगर सी के बाद देखना है तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला होगा, फिर लास्ट वाला डी होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आई? हो गया, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं देता है, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन नहीं देगा? इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, मेथाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड या एथेनॉल? अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, इन सब में केवल एक इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, ये कार्बोकेटायन नहीं देगा, ये कार्बो एनायन देगा। क्यों देगा, उसका रीजन है। देखो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जो कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में आता है, जिसमें एक साइड तो Br है, एक साइड C2H5 है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसमें ग्रुप मतलब ये तोड़ूंगा बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड तोड़ूंगा, तो ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, एक बात तो ये क्लियर। और इसमें इस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किसके पास जाएंगे, C2H5 के पास जाएंगे, क्योंकि Mg नहीं लेगा, Mg तो नहीं लेगा उसे। ठीक है, Mg तो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव बना के जाएगा। सो MgBr पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, और C2H5, तो इसमें एक कार्बो एनायन बनता है। ठीक है, उसने पूछा था किसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो ऑब्वियसली इसी में नहीं बनता क्योंकि ये तो कार्बो एनायन बना रहा है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी की बात करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br, Br नेगेटिव है तो CH3 पॉजिटिव बनेगा प्लस Br नेगेटिव बनेगा। इसकी बात करता हूँ विनाइल क्लोराइड की। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है कि जब हमारे क्लोरीन जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इसमें भी CH2 डबल बॉन्ड इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जो Cl है वो नेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। बात करता हूँ एथेनॉल की, तो भाई एथेनॉल का भी आपको पता होगा, C2H5OH है, अगर OH नेगेटिव निकलेगा तो C2H5 पॉजिटिव ही बचेगा।
ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो केवल एक है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसमें इसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, बाकी सब में बन रहा है। तो जनरली अब आप इसे कैसे याद रखेंगे कि कब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ये याद रख लो, क्योंकि ज्यादातर के केस में तो बन जाएगा। जनरली जब हमारे कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा हो, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह की कोई चीज जुड़ी हो, तो वो जो चीजें होती है वो पॉजिटिव लेती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा सकती टूटने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएंगे, एंड इन सच केस कार्बोनाइन बनता है, ना कि कार्बोकेटायन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम ऑफ बॉन्डलेस रेजोनेंस इज, बंधहीन अनुनाद का दूसरा नाम बताना है। बहुत इजी है, हाइपर कंजुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, इनमें से कौन सा हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पहले आया था वैसे ही अब है। तो देखो, ये तो फ्री रेडिकल है, अल्फा हाइड्रोजन कर देगा। ये हमारे पास क्या है बताओ? ये कार्बोकेटायन है, इथाइल कार्बोकेटायन, ये भी शो करेगा। अगर मैं डी वाले को देखो तो ये भी शो करेगा। इसके पास देखो दोनों साइड अल्फा है, दोनों साइड अल्फा है, इधर भी और इधर भी, तो ये तो करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये है CH3CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, इट इज अ कार्बोनाइन, तो यही शो नहीं करेगा। ठीक है, सो सी इसमें अति संयुग्मन नहीं देगा, ये शो नहीं करेगा। बिल्कुल सही आंसर है, हाँ जी बिल्कुल सही, आपका भी सही, आपका भी सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें से स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब है क्या, कार्बोकेटाइन से सारे के सारे, तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पे। ठीक है, इट इंक्रीज विद प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे आप कहोगे सर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लिया? अब भी हाइपर कॉन्जुगेशन लो, तो समझो बात को, इसमें जो कंपाउंड दे रखे हैं वो F वाला, Cl वाला और CH3 वाला दे रखा है। माना कि CH3 में तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बता दूंगा, इसमें मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी बता दूंगा, लेकिन इनका क्या करूं, इसमें तो मैं आई माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देखूंगा, तो क्यों ना इसमें भी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू देख लूं। ठीक है, तो हमें पता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा, CH3 होल ट्राइस सी। ठीक है, और सबसे कम F वाला होगा, क्योंकि F वाले का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। हेलोजन के लिए माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर F का सबसे ज्यादा होता है, Cl का उससे कम, Br का उससे कम, और I का उससे भी कम। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? F का। जब उसका, यानी कि सॉरी, F का सबसे ज्यादा है माइनस आई इफेक्ट, तो ऑब्वियसली वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड मेक द अनस्टेबल। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अरे ये तो सिंपल है, इसमें क्या समझ। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो इसमें हो क्या रहा है, इनके स्ट्रक्चर बना लो ना। एक तो है CF3, यहाँ CH3, यहाँ भी CF3, और यहाँ भी CF3, ये पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे वाले में सेम केस Cl3 के साथ है, यानी कि CH3 को हटा के उन्होंने हाइड्रोजन की जगह ये लगा रखे हैं, दैट इज क्लोरीन फ्लोरीन, और तीसरे वाले में उन्होंने यही लगाया। तो बात समझो, इस वाले में तो माइनस आई इफेक्ट है, और इस वाले में भी माइनस आई इफेक्ट है, बट इस वाले में तो प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बनेगी, है ना, स्टेबिलिटी बनेगी। लेकिन ये Cl वाले क्या कर रहे हैं, ये उल्टा खींच रहे इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा खींच लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव नहीं मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। समझ गए, ये कारण है। और अब F और Cl में F का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो जब वो ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, तो उसमें स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द वीकेस्ट, इसमें से सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है? सबसे कमजोर बताना है कौन सा है सबसे कमजोर। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है घटती है? वो बढ़ती है, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो अगर किसी में भी आपको माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है तो वो तो अच्छा खासा एसिडिक होगा, जिसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं है वो अच्छा खासा एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात, ये वाला जो होगा सबसे कम होगा, सबसे कमजोर अम्ल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें Cl है, माइनस आई इफेक्ट है, इसमें 3 Cl है, माइनस आई इफेक्ट है, इसमें भी एक Cl है, माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, इन तीनों में बात करें अगर हम, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? डी वाले की होगी। ठीक है, क्यों? 3 क्लोरीन है। ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद होगी सी वाले की, इसमें 2 क्लोरीन है। फिर एक वाले की होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक, बी वाले की होगी जिसमें इसमें सिर्फ 1 क्लोरीन है। और सबसे कम हमारा कौन सा है? CH3COH, दैट इज एसिडिक एसिड। वो हमारा रेफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई। बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस, इनमें से कौन सा कार्बन आयन, मतलब इन पे विचार करना और फिर ये बताना है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का घटता क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा स्टेबल से सबसे कम स्टेबल तक। ओके, गुड वन। अब इसमें रीजन क्या है वो सुनो। देखो, हम मानते हैं कि जो थर्ड वाला है नाइट्रो ग्रुप है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, इस वाले को सुनो पहले। OH है, इसमें कौन सा, बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट है कि ये नाइट्रो वाले को ज्यादा टेंडेंसी दे रहा है कि भाई वो ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ, क्या OH माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखा सकता? देखो इसमें, इसमें OH जो है माइनस आई इफेक्ट तो दिखाता है, बट आल्सो ये हमें प्लस M इफेक्ट भी दिखाता है या फिर प्लस R इफेक्ट भी दिखाता है। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिंग को दे देता है। अब अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन गए तो ऑब्वियसली इसके पास भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड मेक इस लेस स्टेबल, इसलिए इसे और कम स्टेबल कर देगा। ठीक है ना भाई? न- अगर ऋणायन है, नेगेटिव है, उसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? कि कोई उसके इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, कम से कम टेंडेंसी कर दे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप ऐसा करता है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये भी डिस्पर्स होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो थर्ड वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कम। इससे कम होगा सेकंड वाला। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं OH के कंपैरिजन में इसको देखूं तो OH भी एक बार को प्लस R इफेक्ट दिखाता है जो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो सेकंड नंबर पे जो हमारा सिंपल वाला है वो होगा। ठीक है, ये सिंपल वाला है, ये वाला होगा। और थर्ड हमारा अब किसका आएगा? ये आएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है OH का। माइनस आई इफेक्ट है, वो खींच रहा है, लेकिन प्लस R इफेक्ट के कारण ये कम स्टेबल हो गया। और CH3 जो है ये तो केवल प्लस R इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे, या प्लस आई इफेक्ट में क्या दो तो दिखाएगा। ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दैट इज नाइट्रो वाला। तो नाइट्रो, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, सो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, निम्नलिखित में से किसकी अम्लता सबसे अधिक है? अम्लता बतानी है सबसे अधिक।
ओके, चलिए बताते हैं। देखो, इसमें हमारा सबसे पहला क्या है, ये है बेंजोइक एसिड, ये वाला है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये पैरा। ठीक है, तो ये ऑर्थो नाइट्रो, ये हमारा मेटा नाइट्रो और ये हमारा पैरा नाइट्रो। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो वाला। कौन सा स्टेबल होता है? ऑर्थो पोजिशन वाला। सो बी विल बी द मोस्ट एसिडिक। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप वही सी चीज है, क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट दिखाने के कारण इजीली ये इसको क्या करेगा, लॉन पेयर को खींचेगा, तो हाइड्रोजन का निकलना इजी हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के कारण। तो एक चीज सही होगी। अब मेटा और पैरा में से कौन सा स्टेबल है, ये हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखो, यही है सेम। इसमें हमारे पास चार हैं। पहले वाला ऑर्थो वाला है, दूसरा वाला मेटा है, तीसरा वाला पैरा और चौथा वाला सिंपल। अब इसमें ऑर्डर भी बताना है। ये तो पता लग गया सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अम्लों के घटते हुए क्रम में अम्लीय प्रबलता क्रम का चयन करना है। सबसे ज्यादा स्टेबल से, सॉरी, सबसे ज्यादा एसिडिक से सबसे कम एसिडिक की ओर, सबसे ज्यादा एसिडिक से सबसे कम एसिडिक की ओर जाना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमें पता लग गया फर्स्ट वन है, दैट इज ऑर्थो वाला है सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद कौन सा है, मेटा या फिर पैरा? ये मेटा वाला है, ये पैरा वाला है। अब कौन सा आएगा? अब आएगा इसमें पैरा। ठीक है, सो इट विल बी गोस टू थर्ड नंबर, पैरा। ठीक है, और पैरा के बाद जो जाएगा वो जाएगा मेटा, और सबसे कम होगा सिंपल वाला अपना फोर्थ। ठीक है, सो दिस विल ऑर्डर 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि वाई द पैरा इज मोर स्टेबल। भाई देखो, जो पैरा कंडीशन है ना, उसमें जो माइनस आई इफेक्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है रेदर देन पैरा में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो नाइट्रो के केस में पैरा जो होता है वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है रेदर देन मेटा के। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड आते हैं जिसमें थोड़ा अलग होता है, वो क्या होगा वो अभी देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। इतने चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये तो बता दो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है इसमें। देखो, हमें पता है इसमें Cl है और Cl माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, सब में माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है या इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो हमें पता है दूरी के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है। तो इस वाले में तो Cl डायरेक्टली अटैच है, मतलब एक तरह से जस्ट नेक्स्ट वाले पे, कार्बन पे। और इस वाले में एक और दूर, इस वाले में और भी ज्यादा दूर। ठीक है, इस वाले में तो है ही नहीं खैर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें होगा। ठीक है, इसलिए यही सबसे ज्यादा एसिडिक भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हैं निम्नलिखित की बढ़ती हुई क्षारीय प्रबलता का सही क्रम चुनना है। क्षारीय प्रबलता चुननी है इन तीन में से, और वो भी बढ़ते हुए ऑर्डर में, कम से ज्यादा की ओर। तो देखो एक चीज बताता हूँ, इसमें ये जो कंपाउंड है ये है एनिलीन। और एनिलीन में हमें पता है बेंजीन रिंग जो होता है, वो जो इसके इलेक्ट्रॉन है उनको बेंजीन रिंग में ले लेता है। ठीक है, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण, ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन पेयर और टू डोनेट द लोन पेयर डिक्रीज, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ही नहीं,
उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए ये सबसे कम बेसिक है। इट इज लीस्ट बेसिक, इट इज लीस्ट बेसिक। अब फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने उसी को क्यों बताया पहले। देखो ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि जब मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर आए जिसमें मुझे स्टार्टिंग प्रबलता बतानी हो या एसडी ऑर्डर बतानी हो, तो मैं सबसे पहले उसे टारगेट करता हूँ जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, और मैं उसे देखता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। तो मुझे ये पता लगा इसके बारे में बता सकता हूँ कि भाई ये तो सबसे कम बेसिक होगा बाकी सब के मुकाबले, क्योंकि ये जो है अपने पास लोन पेयर रखते ही नहीं, वो बेंजीन को दे देता है, तो ये सबसे कम हो गया। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये तो सबसे कम है। अब बात करता हूं इनकी और इनकी। दूसरी बात, हमें बताना है क्षारीय प्रबलता का क्रम। अब सबसे अच्छा क्षारीय कौन होगा इन दोनों में। हमें पता है कि इसके पास भी साइक्लोहेक्सेन है, इसके पास भी साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, इनटू द थर्ड वन CH3 with the cyclohexane increase basicity by plus I effect of CH3। CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो इसके कारण क्या हुआ, लोन पेयर डेंसिटी और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो लोन पेयर डेंसिटी और बढ़ गई, तो इट इज द हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ओके, सबसे प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आएगा वो ये आएगा। तो हमारा जो ऑर्डर आता है सबसे कम कौन सा आता है, 2 आता है। ठीक है, सबसे कम, उससे ज्यादा 1, और सबसे ज्यादा थर्ड। तो 213, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। हमें लगाना था सबसे कम से सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ एक चीज बताया कि जो एनिलीन है वो सबसे कम बेसिक है। अब मैंने इसको इसलिए भी टारगेट किया था कि अगर हमारे पास सिंपल वाले आ जाए, अमाइन वाले, अमोनिया आ जाए या कुछ भी आ जाए, ये सबसे कम ही है। तो एनिलीन जो होता है किसी भी नाइट्रोजन वाले के मुकाबले सबसे कम बेसिक दैट इज क्षारीय होता है। ठीक है, और इसका वैसे क्या होता है फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे नेक्स्ट टाइम के लिए बता देता हूँ, C6H5NH2। तो अगर आप इसको देखते हो तो समझ जाना है सबसे कम क्षारीय। चलो अब चलते हैं यहाँ, निम्न में से कौन सा यौगिक न्यूनतम क्षारीय है, सबसे कम क्षारीय ही बताना है। ठीक है, क्या इसमें वो है एनिलिन, नहीं है, छोड़ दो। अब चलते हैं पहले वाले की बात। इसके पास CH3 है, CH2 के होल 4 है और NH2 है। फ्रेंड ये कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, सिंपल स्ट्रेट कंपाउंड है। CH3 और CH2 की 4 यूनिट है और साथ में NH2। इट इज अ प्राइमरी अमाइन, मैं ये बता दूं क्योंकि अगर NH2 है तो प्राइमरी अमाइन है। इस वाले की बात करता हूँ सॉरी, इस वाले में क्या हो रहा है, N है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के दोनों साइड CH2 यूनिट है, इधर भी और इधर भी, इधर CH3 सेम इधर, ये चीज है। ठीक है, तो एक ही हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। इस वाले में बेंजीन है, साथ में NO2, इस वाले में सिर्फ बेंजीन है और यहाँ पे जब कुछ नहीं था तो CH3 है। अब बताओ इसमें सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा। देखो भाई, अगर ये बेंजीन रिंग है, मतलब सॉरी स्ट्रेट चेन है, चाहे कैसी भी हो, कार्बन की तो है, कार्बन की है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जब प्रोवाइड करेगी सो इट विल बी बेसिक, तो ये तो बेसिक होगा। इसमें दो दो साइड से है तो ये भी बेसिक होगा। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे एक साइड नाइट्रो भी है। नाइट्रो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और माइनस आई इफेक्ट के कारण एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी नहीं। ठीक है, सो इनटू द सी नाइट्रो ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट which decrease the basic strength, जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है, अब इस वाले में CH3 है, ये तो भैया वही प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा होगा, सी वाला, क्योंकि यही इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सबका सही है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षार बताना है। देखो बढ़िया है। पहला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। ये होता है फ्रेंड्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ठीक। ए वाला। बी वाला देखो है, बी वाला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनएन डाइमिथाइल एनिलीन। ओके, तो हमें ये बनाना है, इसके ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ने हैं 2,4,6, और उसने अब की बार ये कहा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। कोई दिक्कत नहीं। इसमें पता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है इस पर भी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले को देखो, सी वाले को, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, इसमें कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है, सिर्फ जो नाइट्रोजन है उस पर मिथाइल ग्रुप है। ओके, अब फोर्थ है एनिलीन। अब ये तो पता लग गया होगा कि डी वाला तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, इसे तो हमने कर दिया रेस्टिकेट, ये तो बाहर भाग गया, ठीक है। अब इन बाकी 3 पे खेलते हैं। तो बाकी 3 में से सबसे पहले वाले को पकड़ो। नाइट्रो ग्रुप क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। माइनस आई इफेक्ट मतलब बेसिसिटी क्या हो गई? कम हो गई, ऑब्वियसली, ठीक। इस वाले में देखो, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, 3 3 है। CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वही चीज है, अगर माइनस आई इफेक्ट 3 के साथ है, CH3 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है हम ये कह देते हैं कम ही होगी। थर्ड वाले को देखो, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन खींचेगा भी तो CH3 जो CH3 है दोनों, वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो ये अच्छा खासा इसमें बेसिक हो जाएगा। सो सी विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमोंग देम। इन सब में सबसे ज्यादा बेस यही है, सी वाला, ठीक है। और एनिलीन का तो मैंने बता दिया, इसके पास तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग खींच लेता है, तो बस खत्म, बाकी देने वाले से कोई है ही नहीं, ठीक है। समझ गए कहानी? अच्छे लगे ये क्वेश्चन? बढ़िया है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिक? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल कहलाता है? ओके, ट्राइनाइट्रो एनिलीन नहीं है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज यस, ये तो है, पिक्रिक एसिड है, बी वाला ही पिक्रिक एसिड है। बाकी देखता हूँ, ये तो टोलुइन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, ये तो विस्फोटक है, ठीक है। और ये क्या है? ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये भी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो बी है वो कंपाउंड एसिड कहलाता है, ठीक है, इसके अलावा कोई एसिड नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिहाइड्रेट मोस्ट रेडली? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखो, इस तरह के भी तो आते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा ये वाली रिएक्शन जल्दी दे देगा, कौन सा इस तरह की रिएक्शन जल्दी करेगा, तो उसका कंसेप्ट समझो। इन्होंने कहा कि कौन सा यौगिक सबसे अधिक आसानी से निर्जलीकृत किया जा सकता है, डिहाइड्रेट किया जा सकता है, ठीक है। अब डिहाइड्रेट का क्या मतलब हुआ कि अगर OH यहाँ पर है तो ये निकल के भाग जाएगा। अब OH निकल के भागेगा तो मुझे बताओ क्या बनेगा? पहले तो ये देखो बनेगा क्या। इन सब में OH है, सब में OH है, तो जब OH निकलेगा तब, क्योंकि OH नेगेटिव होता है, तब क्या बनेगा? तब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और कोई चीज कितनी आसानी से निर्जलीकृत हो सकती है, आप इसको ऐसे समझिए कि उसका कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, ठीक है। तो जब OH निकलेगा कार्बोकैटायन बनेगा, एवं यौगिक जितनी आ, एवं वह यौगिक, ऐसे लिखते हैं, एवं वह यौगिक अधिक आसानी से निर्जलीकृत होगा जिसका कार्बोकैटायन
अधिक स्थायी होगा। अब ये कंसेप्ट मैं यहाँ इसलिए भी बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसी रिएक्शन आती है, कल ये छोड़ दो OH निकल रहा है, बहुत बार ऐसी भी रिएक्शन आती है जिसमें कोई और कंपाउंड निकलता है, लाइक Br निकलता है और दूसरा कोई कंपाउंड है KH के साथ, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तब भी कार्बोकेटायन बनते हैं। तो मैं उस चीज को बता रहा हूँ कि कोई कंपाउंड जल्दी रिएक्शन या आसानी से रिएक्शन वही करेगा जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। समझ गए बात? ये बात याद रखो, जो चीज आसानी से रिएक्ट करेगी किसी भी कंपाउंड या कोई भी प्रोसेस को फॉलो करेगी, चाहे नेचुरली गलत हो, चाहे रिड्यूस्ड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, वही आसानी से करेगी जिसका इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन स्टेबल होगा। अब इसमें देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा। मेरे हिसाब से NO2 है, माइनस आई फैक्ट है, तो ये तो स्टेबल नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, ये स्टेबल थोड़ी करेगा कार्बोकेटायन को। ठीक है, CN है, माइनस आई फैक्ट है, ये भी स्टेबल नहीं करेगा। CHO माइनस आई फैक्ट है, CHO का भी माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी स्टेबल नहीं करेगा। इसमें देखो CH3 ये करेगा, इसका प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, सो कार्बोकेटायन जो इससे बनेगा, इस यौगिक से बनने वाला कार्बोकेटायन अधिक स्थायी है, इसलिए आसानी से निर्जलीकृत हो जाएगा। समझ गए? ये कंसेप्ट याद रख लो। तो मैंने आपको बता दिया, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए कोई रिएक्शन पूछी जाती है कि वो जल्दी क्यों देगा या इनमें से कौन सा जल्दी देगा, तो आप ये सोच लो, पूरी रिएक्शन को मत सोचो, नहीं, आप ये सोच लो उसका जो इंटरमीडिएट बनना है वो स्टेबल है या नहीं। अगर वो स्टेबल है तो वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये आप याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार करो। ये बेंजोइक एसिड है, ये हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। चारों दिए हुए हैं। इनका क्या बताना है? अम्लीयता का घटता क्रम बताना है, सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम। बताओ सबसे कम कौन सा होगा। इसमें बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट है। देखो मैं आपको सबका बताता हूँ। सबसे पहला वाला जो है हमारा, वो बेंजोइक एसिड है, और इसे हम एज ए रेफरेंस यूज करना चाह रहे हैं। इसको हम रेफरेंस यूज करना चाहते हैं क्योंकि बाकी में सभी में इसी तरह से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है ना? तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। बात करता हूँ सेकंड वाले की। अब ये सेकंड वाला क्या है? ये सेकंड वाला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसमें ध्यान दो, इसमें होता क्या है, जैसे कि ये COH है और ये OH है, तो OH जो है हमें पता है कौन सा इफेक्ट दिखाता है, जरा बताना। अगर आपको पता है तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा OH? माइनस आई, ये दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट। लेकिन हमें उसको अभी ध्यान नहीं रखना। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो OH है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है वो ध्यान दो। इस मॉलिक्यूल में जो OH है वह कार्बोनिल, जो ये होता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। समझ गए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके साथ और हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एक कार्बोनिल सॉरी कार्बोक्सिलेट जो बचता है उसके साथ H बॉन्डिंग कर लेता है और ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टेबल अगर बन गया, कब बना ये स्टेबल? जब कार्बोक्सिलेट मिला, तो ये अच्छा एसिड होगा, अधिक अम्लीय होगा। भाई अम्लीय कब बना ये? जब H निकलने के बाद स्टेबल हुआ, H निकलने के बाद स्टेबल हुआ, तब अम्लीय बना और तभी ये स्टेबल हो गया।
तो ये अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, बात करते हैं मेटा की। मेटा में ये कंडीशन तो हो नहीं सकती हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, क्योंकि दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ प्लस एम इफेक्ट हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट। और अब प्लस एम इफेक्ट में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट भी होगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट भी होगा, किसका, OH ग्रुप का। तो दोनों इफेक्ट इसमें है। तो आप ध्यान दो, मैंने अगर कभी आपको बताया हो कि अगर प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों एक साथ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, सो बी थर्ड वाले में, मेटा हाइड्रोक्सी वाले में जो प्लस आई इफेक्ट है, ओके, विल नॉट ऑपरेट, ये काम नहीं करेगा। एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH group will make it acidic। अब अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो तो इसे एसिडिक बना ही देगा, बस। ठीक है, बात करते हैं पैरा वाले की। तो फ्रेंड्स, पैरा वाले में क्या हो रहा है, पैरा वाले में हम अगर देखें तो जो प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट है वो इजीली हो सकता है। ठीक है, पैरा पोजिशन से प्लस एम इफेक्ट इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लस, जब ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, लॉन पेयर देगा, तो इसे देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कहानी। तो H प्लस का निकलना मुश्किल, H प्लस निकलना मुश्किल है। ठीक है, अब जब ये मुश्किल है तो जाहिर सी बात है तो और कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या आता है बताता हूँ दोबारा से। देखो, 2 वाला मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक आ रहा है, उसके बाद आता है 3 वाला। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने बता दी। अब बात करता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की। तो ध्यान दो, फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से ज्यादा एसिडिक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फोर्थ वाला तो प्लस एम इफेक्ट के कारण, प्लस एम इफेक्ट के कारण उसकी एसिडिटी को घटा रहा है। ये है पूरी कहानी। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर आता है वो डी आता है, 2, 3, 1 एंड 4। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कंसिडर द फॉलोइंग एसिड, NO2 है, CN है, और ये हमारा NaCH3 वाला है। इनमें से हमें ये बताना अम्लीयता का घटता क्रम कौन सा होगा। अब भाई घटता क्रम छोड़ो, हमें ये देख लो माइनस आई इफेक्ट किस में है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर इन तीन के लिए बताऊं तो मुझे पता है नाइट्रो का तो ज्यादा होता है CN से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा होगा सेकेंड वाले से। लेकिन ये जो थर्ड है, अगर आप इसकी बात करें पूरे कंपाउंड की, तो क्या मैं इसे NH3 के रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ। वहां पे NH3 पॉजिटिव वाला आया था, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, ट्राइमेथाइल नाइट्रो पॉजिटिव। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट था NH3 वाले का इन सबसे भी ज्यादा था भाई। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट NH3 वाले का, इस वाले का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अब इसका अगर सबसे ज्यादा होगा तो इसकी अम्लीयता भी सबसे ज्यादा होगी। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला होगा नाइट्रो, और सबसे होगा कम CN वाला। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को भी याद रखो। ये चीजें जब अभी NH3 वगैरह का कंपेयर किया था ना तब आई थी, और मैंने कहा था इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मैंने कहा भी था, और देखो आ गया। ठीक है, तो ये एक नई चीज है ना, इसको अपने पास नोट कर लेना कि भाई अगर ऐसा मुझे कुछ दिखता है तो मैं इस वाले को प्रेफरेंस देकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole twice N, NH3 एंड C6NH5NH2। बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। आपके पास है C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH2, यानी कि सेकेंड NH होगा, NH2 नहीं NH, ये सेकेंडरी अमाइन। पहले वाला तो प्राइमरी अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। इसके बाद 3 डिग्री वाला है, फिर हमारे पास NH3 है, और फिर C6H5NH2 है। इनमें बताना है घटता क्रम कौन सा होगा।
सही घटनाक्रम है। घटनाक्रम मतलब घटता ही क्रम, इन्होंने तो लगा भी रखे हैं। तो सबसे कम कौन सा है? अच्छा इनमें बताना सबसे कम। देखो जो अमाइंस होंगे वो तो अमोनिया से और एनिलीन से तो ज्यादा ही है, सबसे कम तो यही है एनिलीन। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनिया है। ठीक है, तो पता लग गया ना, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट। ठीक है, अब इन तीन में देखो, इन तीन में खास बात ये होती है कि जो ये C2H5 होल ट्वाइस NH होता है, 2 डिग्री वाला होता है, उसका जो बेसिक ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री वाले से ज्यादा होता है। अब ये क्यों ज्यादा होता है मैंने बताया भी था, 3 डिग्री वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, हालांकि C2H5 है, प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। बड़े बड़े ग्रुप तीनों साइड के कारण बेसिसिटी कम हो जाती है। ओके, दैट्स वाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आएगा ये। इनको मैं नंबर देता हूँ पहले, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है 2 वाला, उसके बाद है 3 वाला, फिर है फर्स्ट वाला, फिर है अमोनिया, और सबसे कम है एनिलीन। सो दिस इज माई ऑर्डर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट शुड बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 24, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, इनमें से कौन सा प्रेरणिक प्रभाव के लिए सही है? पहला है, इन इंडक्टिव इफेक्ट द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट पोलर सिग्मा बॉन्ड। प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा बंध का समीप के ध्रुवीय सिग्मा बंध के कारण ध्रुवीकरण होता है, ये तो बात सही है। ठीक है, हेलोजेंस NO2 CN CH3 आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। जो हेलोजेंस होते हैं, NO2 ग्रुप होता है, CN होता है, CH3 होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। एक बात ये है। तीसरी बात का, इट कॉजेज द परमानेंट पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल, यह अणु में स्थायी ध्रुवीकरण उत्पन्न करता है। जितने भी हमारे इफेक्ट थे ना, उन सब के कारण पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। बस जो इफेक्ट एक को छोड़ के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ के, बाकी सारे थे भी परमानेंट। ठीक है, तो स्थायी ध्रुवीकरण था सब में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ के, जिसमें डबल बॉन्ड वाले का किसी एक पे चला जाता है, बाहर वाले की इन्फ्लुएंस में, उसको छोड़ के बाकी सब परमानेंट है, स्थायी है। ओके, तो पहला और थर्ड तो सही है। आप बताओ सेकंड सही है कि नहीं? सेकंड गलत है, उसने एक चीज गलत कर दी यहाँ पे। भाई हेलोजन ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, लेकिन जो CH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नहीं है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नहीं है, गलत कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नहीं है ये CH3। ठीक है, सो थर्ड विल बी, फर्स्ट एंड थर्ड, केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, सो कौन सा आंसर होगा इसका? थर्ड। एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज माइनस आई इफेक्ट, इनमें से किसका माइनस आई इफेक्ट होता है? अब ये तो बता दोगे, बहुत इजी है, जल्दी से बता दो, माइनस आई इफेक्ट इनमें से किसका होता है? ये हमारा इथाइल ग्रुप, ये हमारा फिनाइल ग्रुप, और ये हमारा आइसोप्रोपेल, किसका होता है माइनस आई इफेक्ट? भैया ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, एंड कॉज द माइनस आई इफेक्ट। बस एक का ही होता है, फिनाइल वाले का। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ जो 25 क्वेश्चन थे वो फ्रेंड्स हो चुके हैं, और आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, जितने भी हमारे हाइपर कंजक्शन वगैरह के इफेक्ट है, उन सब से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस रिस्पेक्ट में बन सकते हैं, जनरली एप्लीकेशन के थ्रू, कि उनका क्या यूज है, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी और उनका ऑर्डर, इन्हीं पे सब थे। वो मैंने ऑलमोस्ट सभी के करा दिए। देखो मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग सारी चीजों के करा दिए, कि क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है वो सब करा दिए, और वो भी ऐसे कराए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कम है, कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये क्लास यहीं तक, और आई होप कि अच्छा लगा होगा। कल से हम शुरू कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझाऊंगा। हम शुरू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, उसके बाद एक एक मैकेनिज्म को देखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी इलेक्ट्रो
फिलिक एडिशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे कोई सा भी हो, सबको अच्छे से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट थी, कल की क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑर्गेनिक हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक बार फिजिकल का बढ़िया सा रिवीजन कराऊंगा। एक बात और यहाँ से ध्यान चीज से सुनना सब लोग, आप भी। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर एग्जाम अभी हो जाता है तो हम कैसे करेंगे। एक बात फ्रेंड मेरी ध्यान रखना, मैं ये कोर्स पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, इट जस्ट अ रिवीजन। और मैं ये जो रिवीजन आपका दोबारा से स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ एडवांस बैच में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, उन टॉपिक का करा रहा हूँ जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में अच्छे और लेवल के आ सकते हैं। मैं उनका बहुत अच्छे से डीप रिवीजन करा रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर आएंगे उनके मैं आपकी बार आपको माइंड मैप भी दूंगा, और उन माइंड मैप के थ्रू ही आपका रिवीजन कराऊंगा। इट शुड बी नोटेड, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो आगे के जो चैप्टर होंगे, हो सकता है कोई छोटे छोटे चैप्टर है मैं माइंड मैप के थ्रू आपको जल्दी से क्लियर करा सकूं, तो उन्हें जल्दी से माइंड मैप के थ्रू क्लियर कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर माइंड मैप के थ्रू होने वाले नहीं है, क्योंकि इनमें डीप कंसेप्ट होते हैं। ओके, तो इन्हें अच्छे से ही करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मुझे लगता नहीं कि रिएक्शंस वालों के अलावा कहीं माइंड मैप काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नाउ यू कैन लीव द क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड अपना ओपिनियन जरूर दें ऐप पर, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं सब। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।